तो जैसे अब उन्होंने प्रोक्लेमेशन कर दी कि तुमने इधर जाना इधर जाओ, उधर जाना उधर करो, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट वे ना, इंडिपेंडेंट वे लो, ठीक है। ये देखो, had made the proclamation that the princess states are free to join either India or Pakistan or establish themselves as a separate independent nation states। तो जब ऐसी प्रोक्लेमेशन हो गई तो जो रूलर थे किसके, त्रैवनकोर के, त्रैवनकोर के रूलर पहले बंदे थे जिन्होंने डिसाइड कर दिया, क्या डिसाइड किया, कि वो ना ही इंडिया को ज्वाइन करेंगे ना पाकिस्तान को करेंगे, वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। इनके देखा देखी में निज़ाम के जो लीडर थे, जो हैदराबाद के जो रूलर थे, जिसको क्या बोला जाता है, निज़ाम, द किंग ऑफ द हैदराबाद इज कॉल्ड निज़ाम, उन्होंने भी ये डिसाइड कर दिया कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है, त्रैवनकोर को देख के। और उसके बाद फिर जो भोपाल के नवाब थे उन्होंने भी सेम डिसीजन दे दिया कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। ये था देखा देखी वाला सिस्टम। अब गवर्नमेंट की अप्रोच क्या रही, ये कह रहे हैं हमको इंडिपेंडेंट रहना है, मतलब कि इसी जियोग्राफिकल टेरिटरी के बीच में ही हैदराबाद एक अलग कंट्री की तरह रहेगा, भोपाल एक अलग कंट्री की तरह रहेगा, त्रिभुवनकोर एक अलग कंट्री की तरह रहेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल और बहुत सारे इंडियन लीडर्स को ये चीज़ मंजूर नहीं थी, ठीक है। दे वर नॉट हैप्पी विद दिस थिंग कि ये अलग कंट्री की तरह रहेंगे उसी इंडिया के जोग्राफिकल टेरिटरी के बीच में, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उस टाइम के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जो अब ये पोजीशन रद्द हो गई है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन रद्द हो गई है, और जो होम मिनिस्टर भी थे उस टाइम पे, उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने बातें की, नेगोशिएशन की, ठीक है, किसके साथ की, इन्हीं सभी प्रिंसेस स्टेट्स के साथ की, कि भाई मान जाओ, इंडिया के साथ इंटीग्रेट हो जाओ, एक यूनाइटेड और यूनिफाइड इंडिया बना लो, ठीक है। जो गवर्नमेंट ने ना जो बातें की, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बातें की ना, उसके अंदर ना 3 मेन चीज़ों को ध्यान रख के बात की गई थी, ठीक है। द गवर्नमेंट अप्रोच वॉज बेस्ड ऑन 3 मेजर कंसिडरेशंस। पहला, कि प्रिंसली स्टेट्स के जो लोग हैं उनसे पूछो, उनकी राय जानो, क्या वो इंटीग्रेशन चाहते हैं, क्या जो प्रिंसेस स्टेट्स के अंदर जो जनता रह रही है वहाँ की जनता चाहती है इंडिया का पार्ट बनना या नहीं। दूसरा, उनसे पूछा, अगर किंग को मनाने की कोशिश की, किंग नहीं मान रहा, तो उनको ऑटोनॉमी दे दो। ऑटोनॉमी मतलब कि उनको अपनी जोग्राफिकल एरिया, ठीक है, सपोज हैदराबाद है, हैदराबाद के निज़ाम को उसकी ऑटोनॉमी दे दो, उसको कंट्रोल दे दो कि तुम इस जोग्राफिकल एरिया के अंदर कंट्रोल करो, फुल कंट्रोल करो, ठीक है। उसको अपनी सेपरेट ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मीन्स पावर, उसको पावर दे दो, ठीक है। और तीसरा, उनको समझाओ कि इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर जुड़ जाओ, उनको इस चीज़ के बारे में समझाओ, कैसे, विद मारताड़ से नहीं, पीसफुल नेगोशिएशन से, पीसफुल बातों से। पहला क्या था, पहली कॉन्सेंट्रेशन ये थी कि तुम प्रिंसिपल स्टेट्स की जनता से पूछ लो कि क्या वो इंटीग्रेट होना चाहती है कि नहीं। अगर लीडर नहीं मान रहा, उसको बहला फुसला के नहीं, मतलब कि उसको ऑटोनॉमी का लालच दे दो कि तुमको ऑटोनॉमी दे देंगे हम, और सच में दी भी थी, लालच से दिया भी था ऑटोनॉमी, तुमको ज़्यादा पावर्स दे देंगे हम, ठीक है। और अगर वो भी नहीं, उनको ये भी एहसास दिलाओ कि इंडिया के साथ तुम इंटीग्रेट हो जाओ। कैसे एहसास दिलाना, पीसफुल तरीके से, मारताड़ से। ये 3 नेगोशिएशंस, ये 3 बातों को ध्यान रख के नेगोशिएशंस की गई थी, ठीक है। अब देखो, बिफोर 15th अगस्त, ठीक है, बिफोर 15th अगस्त 1947 पीसफुल नेगोशिएशंस हैड ब्रॉट ऑल द स्टेट्स टुगेदर। 556 प्रिंसिपल स्टेट्स थी। 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले इन्हीं प्रिंसिपल स्टेट से बात करके, इनको समझा के, ऑटोनॉमी दे के, इनको अपने अंदर दे दिया गया, इनको इंडिया का पार्ट बना दिया गया। पर सबसे मुश्किल जो रूलर्स को समझाना था ना, सबसे मुश्किल जो काम था वो क्या था, हैदराबाद को इंटीग्रेट करना इंडिया के अंदर, जूनागढ़ को इंटीग्रेट करना और मणिपुर को इंटीग्रेट करना। इन तीनों को इंटीग्रेट करना इंडिया के अंदर बहुत डिफ़िकल्ट था।
अच्छा ये बताओ, जो रूलर्स थे, जो प्रिंसेस थे, ये प्रिंसली स्टेट्स थे, रजवाड़ास थे, ये इंडिया के अंदर मर्ज हो रहे थे, इंडिया का पार्ट बन रहे थे, पर एक एग्रीमेंट साइन करके उस एग्रीमेंट का नाम क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन. व्हाट वाज द नेम ऑफ द एग्रीमेंट? इट वाज इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन. एंड नाउ व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन एक वो एग्रीमेंट है जिसमें इन रूलर्स ने बोल दिया, इन लीडर्स ने, इन प्रिंसेस ने बोल दिया कि ठीक है, फ्रॉम टुडे वी आर द पार्ट ऑफ इंडिया, वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट आवरसेल्फ विद इंडिया. हम इंडिया का पार्ट बन गए. इसका यही था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन. ठीक है, इसका मतलब क्या है इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन का? कि दैट वी आर द पार्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, बहुत मुश्किल था सिर्फ ये 4 स्टेट्स को समझाना. कौन कौन सी थी? पेन चेंज कर देते हैं. एक था कश्मीर, एक था हैदराबाद, एक था जूनागढ़, ठीक है, और एक मणिपुर. अब इनको भी इंटीग्रेट किया. आज के टाइम पे आप देखते हो मणिपुर इंडिया का पार्ट है, हैदराबाद इंडिया का पार्ट है. ठीक है, हैदराबाद कौन से स्टेट में है बताओ, कमेंट करो. और जूनागढ़ भी इंडिया का पार्ट है. अब इनको इंटीग्रेट कैसे किया वो देखना है. सबसे पहली बात, जो सिलेबस ऐड किया है उसको देख लो. सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको आयरन मैन ऑफ नेशन भी कहा गया है. आयरन जितना स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, इसी तरह इतना स्ट्रॉन्ग इनको भी कहा गया है. ठीक है, बिकॉज इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. किस पे प्ले किया? इंडिया को भी आयरन की तरह मजबूत बनाने में. ठीक है, इंडिया को आयरन की तरह मजबूत बनाने में. कैसे मजबूत बनाया इंडिया को आयरन की तरह? इन सभी प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ मिलाकर. ठीक है, ड्यू टू हिज स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स, इनकी इतनी मेहनत की वजह से इनको NCR भी कहा जाता है, नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट एंड यूनिस्ट. क्वेश्चन आ जाएगा हु इज कॉल्ड द NCR, तो आप ढोल नगारों के साथ क्या मार्क करोगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCR? नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट एंड यूनिस्ट. सरदार पटेल फेस द चैलेंज ऑफ इंटीग्रेशन. वही बात है, फ्रॉम 3 स्टेट्स, जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर. इन 3 स्टेट्स को इंटीग्रेट करने के टाइम पे बहुत मुश्किल सरदार वल्लभ भाई पटेल को फेस करनी पड़ी, बट वो इंटीग्रेट हो गए. ही वॉज सक्सेसफुल इन इंटीग्रेटिंग मणिपुर एंड हैदराबाद इनटू इंडियन यूनियन. प्यार से नहीं, बट अपनी फोर्स को दिखाकर. ठीक है, प्यार से ये माने नहीं थे, तो इन सरदार वल्लभ भाई पटेल को मजबूरन अपनी फोर्स दिखानी पड़ी. आगे पढ़ेंगे कैसे इंटीग्रेट किया. विद द एफर्ट्स ऑफ सरदार पटेल, 565 princely states were merged with India. 565 princely states को इंडिया के साथ मर्ज कर दिया गया. कितनी प्रिंसली स्टेट्स? 565 प्रिंसली स्टेट्स. अब गवर्नमेंट की एफर्ट, जो हैदराबाद जो इतना ज़्यादा स्टबन हो गया था, ज़िद पे अड़ गया था कि उसको इंडिया का पार्ट नहीं बनना, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाकी लीडर्स ने ऐसा क्या किया, ठीक है, जिसके वजह से हैदराबाद को मर्ज होना पड़ा. पहले देखो, हैदराबाद सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट है. हैदराबाद वॉज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट. सबसे बड़ा जोग्राफिकल एरिया कोई भी प्रिंसली स्टेट का उस टाइम था ना, वो हैदराबाद था. जो वो पुराना हैदराबाद था वो कैसे बना हुआ था? उस हैदराबाद के अंदर कुछ पार्ट महाराष्ट्र का भी आ रहा था, कुछ कर्नाटका का भी, और कुछ आंध्र प्रदेश का भी. The old Hyderabad consists of what? The old Hyderabad consists of some parts of Maharashtra, कुछ पार्ट कर्नाटका का और कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश का. इसके वजह से एक हैदराबाद दिखा हमको. ठीक है, इन 3 एरियाज का कुछ पार्ट बना के हैदराबाद बना. और इतने बड़े एरिया के ऊपर कौन रूल कर रहा था? निज़ाम. निज़ाम बंदे का नाम नहीं, एक टाइटल का नाम है. जैसे महाराज, अधिराज होता है, महाराज होता है, ठीक है, वैसे राजकुमार होता है, राजकुमारी होता है. ठीक है, वैसे ही इनको क्या टाइटल मिला था? निज़ाम का. ये दुनिया के उस टाइम सबसे रिचेस्ट मैन थे. ठीक है, ही एंटर्ड into what was called the standstill agreement with India in November 1947. हुआ क्या? हुआ ये कि नवंबर 1947 के अंदर ना ये एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के अंदर आ गए. इस एग्रीमेंट का मतलब क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन का मतलब कुछ और, इसका मतलब कुछ और. इसका मतलब ये है कि हमको थोड़ा टाइम दो,
टाइम दो सोच विचार का, हम बातें करते हैं, हैदराबाद और इंडिया मिलके नेगोशिएशंस करेंगे, बातें करेंगे, सोच विचार करेंगे, वार्तालाप करेंगे, उसके बाद कुछ टाइम बाद वी विल टेल यू दैट वेदर वी वांट टू मर्ज आवरसेल्फ विद इंडिया और नॉट। तो अभी बातें का वार्तालाप, सिंपल बात देखें तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट मतलब कि अभी डिसीजन खड़ा हुआ है, स्टैंड स्टिल वहीं पे खड़ा हुआ है कि इंडिया के साथ मर्ज करना या नहीं। सिर्फ इसके अंदर अभी हम बातें कर रहे हैं, हमको कुछ टाइम चाहिए, ठीक है, हमको कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए। अभी हम सिर्फ नेगोशिएशंस करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है, कि हमको ज्वाइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे एक एग्रीमेंट साइन किया गया था हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा इंडियन गवर्नमेंट के साथ नवंबर 1947 में, ठीक है। उस दौरान हुआ ये कि साइड बाय साइड ना एक सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन ग्रो हो रही थी हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद के जो लोग थे ना वहाँ पे ना, खासकर पीजेंट्री, जो पीजेंट फार्मर्स वगैरह, कहाँ के, वो थे तेलंगाना के, ठीक है, तेलंगाना। उस टाइम तो तेलंगाना था नहीं था ना, तेलंगाना तो अब आया है 2014 वगैरह के टाइम। तो जो पेजेंट्री थी ना उस तेलंगाना वाले रीजन की, जिसको पहले, जो कि पहले आंध्र प्रदेश का पार्ट था, तो वो वो पीजेंट्री थी ना वो बहुत परेशान थी निज़ाम के रूल के साथ। निज़ाम के रूल के अंदर बहुत सारी एट्रोसिटीज़ थी। निज़ाम का रूल वॉज नॉट गुड फॉर वुमेन। वुमेन को भी बहुत सारी एट्रोसिटीज़ फेस करनी पड़ती थी, उनकी कंडीशंस बहुत गंदी थी निज़ाम के रूल के टाइम। तो कह दो कि एक कहते हैं ना पानी भर गया, पाप का घड़ा भर गया, वो चीज़ हो गया था निज़ाम का। क्या था, पीजेंट्री जो तेलंगाना की थी, तेलंगाना अब बना है, जो तेलंगाना पहले किसका पार्ट था, आंध्र प्रदेश का, ठीक है, जिसको आज आप तेलंगाना कहते हो। तो वो जो पीजेंट्री थी, फार्मर्स ग्रुप थे, वो बहुत परेशान थे। वुमेन जो थी वो भी बहुत परेशान थी, उनकी हालत कुछ इतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम पे। तो उन्होंने मूवमेंट लॉन्च की निज़ाम के अगेंस्ट। अब निज़ाम लीडर है, रूलर है, वो उस मूवमेंट को ऑप्रेस करने की, रोकने की कोशिश करेगा। तो उसने क्या किया, उसने अपने ही, ये देखो एक मिनट, उसने अपनी ही पैरामिलिट्री फोर्स, अब ये पैरामिलिट्री फोर्स कौन सी होती है, पैरामिलिट्री फोर्स होती है मिलिट्री, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, रज़ाकार्स। पैरामिलिट्री फोर्स को क्या कहते हैं, रज़ाकार्स। उसने रज़ाकार्स को भेजा, ठीक है, उसने रज़ाकार्स को भेजा कि जो लोगों की अकल पे पत्थर पड़े हुए हैं ना, कि ये मेरे अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट लॉन्च कर रहे हैं, इनको सीधा करो। रज़ाकार्स ने इन जो मर्डर किया, ठीक है, रेप किया और लूट किया, लूट मतलब कि लूट लिया किसको, नॉन मुस्लिम पॉपुलेशंस को। मुस्लिम्स को कुछ नहीं बोला, बट जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशंस थी ना उनको लूटा, मर्डर किया, मारताड़ की। किसने की थी, रज़ाकार से। रज़ाकार्स कौन है, पैरामिलिट्री फोर्स, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब ये सिचुएशंस देखी, इंडियन गवर्नमेंट ने, कि ये बहुत बुरा कर रहे हैं, ठीक है, रज़ाकार्स और निज़ाम इज़ डूइंग बैड, उनको लोगों के ऊपर, हैदराबाद के लोगों के ऊपर तरस आया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी भेज दी, इंडियन आर्मी भेज दी, ठीक है, ताकि ये जो पैरामिलिट्री फोर्स है ना, रज़ाकार्स है, और निज़ाम को मज़ा चखा सके। और हुआ वही, उन्होंने, इंडियन मिलिट्री ने मज़ा चखाया निज़ाम को हरा दिया। सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी ने क्या किया, ये देखो, पढ़ो इस लाइन को। सितंबर 1948 इंडियन आर्मी मूव्ड इनटू द कंट्रोल ऑफ निज़ाम फोर्सेस आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ इंटरमिटिंग फाइटिंग द निज़ाम सरेंडर्ड। 1948, सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी ने भेजा, ठीक है, हैदराबाद के अंदर इंडियन आर्मी को भेजा गया, हैदराबाद के अंदर निज़ाम को मज़ा चखाया गया, और निज़ाम ये चीज़ देख के डर गया और उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। इस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बिकेम सक्सेसफुल इन इंटीग्रेटिंग हैदराबाद विद इंडिया। कैसे, जब निज़ाम ने सरेंडर कर दिया इंडियन आर्मी को देखकर, ठीक है, रज़ाकार्स का कुछ नहीं रहा। अच्छा, ये हैदराबाद को दर्शन कर दो। अरे मुझे समझ नहीं आता, व्हाई डिड द पीपल गो आउट फ्रॉम द कंट्री। आई नो देयर आर लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बट अगर कोई टूरिज्म की वजह से जाता है बाहर, तो पहले अब तक खुद का कंट्री विजिट कर लो, कितनी ब्यूटीफुल प्लेसेस है। सी, रात को कितना सुंदर लग रहा है ये।
see the statue, see the storms. These look so beautiful. So one must first visit these places rather going outside. अब मणिपुर ये भी ढीठ था ना, ये भी बातों से नहीं मान रहा था. अब इसको कैसे इंटीग्रेट किया? लेट्स सी दैट. इंडिपेंडेंस गेन करने से कुछ टाइम पहले, ठीक है, इंडिपेंडेंस गेन करने के कुछ टाइम पहले जो मणिपुर के राजा थे ना, दैट वाज बोध चंद्र सिंह. बोध चंद्र सिंह ने क्या कर दिया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन कि हम इंडियन यूनियन का पार्ट है, इन्होंने साइन कर दिया इंडियन गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस 1947 से पहले. किस एश्योरेंस के साथ? इंडियन गवर्नमेंट ने ये श्योर किया था कि आपको इंटरनल ऑटोनॉमी दी जाएगी, और दे भी दी गई थी, ठीक है, इनको इंटरनल ऑटोनॉमी दे दी गई थी, ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के साइन करने के बाद. किसको? बोध चंद्र सिंह को, जो मणिपुर के राजा थे. फिर लोगों के प्रेशर के अंदर मणिपुर के अंदर इलेक्शंस हुए, पॉपुलर इलेक्शंस हुए जून 1948 के अंदर, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की दिख गया. मोनार्क मतलब कि हेरिडिटरी, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. मोनार्की सिंपली मीन्स हेरिडिटरी रूल, ठीक है, बाप से बेटा, बेटे का आगा बेटा. बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कीपिंग इन द माइंड एवरीथिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा और मोनार्क भी होगी. एक होता है रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि पॉपुलर इलेक्शंस के साथ होगा. यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, रहेगा, बट मोनार्की होगी, बाप का बेटा, बेटे का आगे बेटा, फिर उसका बेटा, वैसे. बट कॉन्स्टिट्यूशन साइड बाय साइड है, ठीक है. पॉपुलर प्रेशर के अंडर जून 1948 में क्या होता है? इलेक्शंस हो जाते हैं और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाती है, ठीक है. मणिपुर पहला स्टेट था. नाउ क्वेश्चन आपको आ जाएगा, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू होल्ड द इलेक्शंस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी. कौन सा स्टेट था वो पहला? वो था आपका मणिपुर. सो कॉम्पिटिटिव वर्गों को भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच होल्ड द इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी. नॉट UPSC कैन आस्क सच अ सिंपल क्वेश्चन, बट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम ट्रिपल SP बोर्ड, ओके, और मेनी अदर छोटे छोटे पेपर्स होते हैं. बट 12वीं वाले आप सुन लो, आपको क्वेश्चन आ जाएगा MCQ में, विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू होल्ड द इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी. आपने ढोल नगारों के साथ किसके ऊपर क्लिक करना है? मणिपुर के ऊपर, ठीक है. तो इलेक्शंस हो गए वहाँ पे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की भी आ गई, लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई, ठीक है, असेंबली बनी है, वहाँ पे काम धंधा तो होगा, तो काम धंधा शुरू हुआ. मणिपुर के जो अंदर ही अंदर लीडर्स थे, उनके अंदर डिफरेंसेस आने लगे, ठीक है. जो मणिपुर के लीडर्स थे, MPs MLAs थे, उन्होंने बोला कि we do not want this instrument of accession, we do not want this merger of Manipur with India, ठीक है, हम ऐसा नहीं चाहते. अब द स्टेट कांग्रेस वांटेड द मर्जर, पर जो कांग्रेस थी, कौन सी कांग्रेस? स्टेट की कांग्रेस. एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और जैसे एक स्टेट की अपनी खुद की कांग्रेस पार्टी, वो तो चाहती थी ये मर्जर. स्टेट कांग्रेस चाहती थी कि मर्ज हो जाए, इंडिया, मणिपुर शुड बी मर्ज विद इंडिया. बट जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी ना मणिपुर की, वो ये मर्जर कतई नहीं चाहती थी. दे नेवर वांटेड दिस मर्जर, ठीक है. क्यों? क्या? ये उनके खुद के रीजंस थे. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने महाराजा, कौन से महाराजा? ये देखो, महाराजा बोध चंद्र सिंह के ऊपर प्रेशर मेंटेन किया, ठीक है, और उनको फोर्स किया कि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करें. और सितंबर 1949 में उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर दिया. पर किया तो किया, पर उन्होंने अपने लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के साथ बिना कंसर्न किए उन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर दिया. और इसी के वजह से आज भी 2021 आ गया, मणिपुर के अंदर कंडीशंस आर नॉट गुड. दे स्टिल डू नॉट वांट दिस मर्जर, दे स्टिल वांट टू सक्सीड देमसेल्फ फ्रॉम दिस इंडियन यूनियन. वो अलग होना चाहते हैं इंडियन यूनियन के साथ, इंडियन यूनियन से, ठीक है. अब ये देखो, पता लग गया कैसे महाराजा बोध चंद्र सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन किया. यहाँ पे बात रखना,
ध्यान से सुनना, 1947 से पहले, ठीक है, 48 से पहले, जून 1948 से पहले सिर्फ बातें हो रही थी इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करने की मणिपुर के साथ, हुई नहीं थी अभी साइन, होना था, सिर्फ बात की गई थी, इंडियन गवर्नमेंट ने बात की थी, महाराजा भोज चंद्र सिंह, इफ़ यू विल साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन विद अस वी विल इंश्योर यू द इंटरनल ऑटोनॉमी, हम आपको अपनी ऑटोनॉमी दे देंगे, स्टेट ऑटोनॉमी दे देंगे। उन्होंने कहा ठीक है दे दोगे। अभी उन्होंने यस नहीं कहा था। जून 1948 में इलेक्शंस हो रहे थे, ठीक है, इलेक्शंस हो गए, पावर में आ गए, डिफरेंसेस आए, कांग्रेस चाहती थी कि मर्जर हो, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज चाहती थी ना मर्जर हो, बट इंडियन गवर्नमेंट ने इतना प्रेशर कर दिया भोज चंद्र सिंह के ऊपर कि उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो बातें चल रही थी 1947-48 के टाइम पे, वो सितंबर 1949 में साइन करना पड़ा महाराजा भोज चंद्र सिंह को। और गलती यही थी कि उन्होंने अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली को नहीं कंसल्ट किया इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले, और साइन कर दिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, जिसका हर्जाना मणिपुर आज भी भुगत रहा है। अब जूनागढ़ देखो, इशू था जूनागढ़ के अंदर, जूनागढ़ भी ये एक ऐसा प्रिंसिपल स्टेट था जो कहता था ना मुझे इंडिया ज्वाइन करना है ना पाकिस्तान करना है। तो जूनागढ़, अब हमको ये पता है कि इंडिया ने 3 मेन कॉन्सेंट्रेशन रखी थी, बताया था ना, याद करो, ये देखो ये थी 3 मेन जो उन्होंने कंसिडरेशन रखी थी कि वो लोगों से पूछेंगे, प्रिंसिपल स्टेट्स के लोगों से पूछेंगे कि वो मर्जर चाहते हैं कि नहीं, दूसरा स्टेट ऑटोनॉमी देंगे, तीसरा इनको पीसफुल तरीके से समझाएंगे। तो यहाँ पे ना इस जूनागढ़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना ये पहली चीज़ अपनाएगी, पहला कॉन्सिडरेशन को यूज़ किया गया। हुआ क्या हुआ, देखो, जूनागढ़, द इशू ऑफ जूनागढ़ वॉज रिजॉल्व, जो जूनागढ़ का इशू था वो रिजॉल्व किया गया कैसे, एक प्लेबिसाइड हुआ। प्लेबिसाइड, जूनागढ़ की पॉपुलेशन बहुत कम थी, प्लेबिसाइड मतलब कि लोगों ने डायरेक्ट जाके वोटिंग की, अभी के लिए इतना समझो, प्लेबिसाइड मीन्स कि लोगों ने वहाँ पे डायरेक्ट जाके वोटिंग की, पब्लिक ने, ठीक है, उन्होंने वोटिंग की। क्या वोट था, कुछ लोग यही वोट करेंगे कि जूनागढ़ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कुछ लोग ये वोट करेंगे कि जूनागढ़ को इंडिया के साथ मर्ज होना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने यही वोट किया, देयर शुड बी न मर्जर ऑफ जूनागढ़ विद इंडिया। तो डिसीजन ये दिया गया उस पॉपुलर प्लेबिसाइड के वजह से कि देयर शुड बी द मर्जर ऑफ जूनागढ़ विद इंडिया बिकॉज ऑफ द पॉपुलर एंड द कन्फर्म्ड डिमांड ऑफ द पीपल फॉर दिस वर्चर, ये क्योंकि लोगों की ही डिमांड थी। लास्ट टॉपिक, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है, दिस इज द लास्ट टॉपिक। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या है इसके बारे में अब भी डिस्कस करेंगे। द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, अब मेरी बात को सुनना, पार्टीशन हो गया, 1947 हो गया, प्रिंसिपल स्टेट्स को इन्होंने अपने साथ मर्ज कर दिया, तो इंडिया नहीं बना, इससे इंडिया कंप्लीट नहीं हुआ। अब क्या रहता था यार, देखो उस टाइम तो 2 चीज़ें थी, जब इंडिपेंडेंस से पहले 1947 से पहले ब्रिटिशर्स ने कैसे राज किया था, मैंने आपको बताया था, ये देखो, एक प्रोविंसेस और एक प्रिंसिपल स्टेट्स। 1947 से पहले ब्रिटिशर्स वर रूलिंग इनटू 2 पार्ट्स, कौन कौन से, एक प्रोविंसेस और एक प्रिंसिपल स्टेट्स। अब 1947 जब इंडिया को आज़ादी मिल गई है, इंडिया डू नॉट वांट दिस सिस्टम, इंडिया ना ही प्रोविंसेस चाहता है ना ही प्रिंसिपल स्टेट्स, इंडिया एक अपना खुद का सेटअप चाहता है, ठीक है, ओके। तो उन्होंने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वाला फंडा अपना लिया, किसने, ये आपका इंडियन गवर्नमेंट ने, ये प्रिंसिपल स्टेट्स और प्रोविंसेस को भाड़ में फेंक दिया, ठीक है, और क्या आया सामने, एक नया सेटअप जो था स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब दिक्कत ये थी कि हम कैसे इन स्टेट्स की बाउंड्रीज को फिक्स करें, कैसे हम कहें कि इतना पंजाब है, इतना महाराष्ट्र है, इतना गुजरात है, इतना वेस्ट बंगाल है, इतना राजस्थान है, हम ये चीज़ कैसे कहेंगे, कैसे हम लिमिट सेट करें कि यहाँ तक पंजाब, फिर हरियाणा, फिर हिमाचल, ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट थी,
ठीक है। द बाउंड्रीज को इस तरीके से हमने डिवाइड करना था, ठीक है, कि हमको लगे कि इंडिया के अंदर बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं। द बाउंड्रीज येट टू बी डिवाइडेड इन दैट मैनर विच रिफ्लेक्टेड द कल्चर प्लूरैलिटी। ऐसे डिवाइड करो कि लगे कि इंडिया में सिर्फ एक कल्चर के लोग नहीं बल्कि अनेक कल्चर के लोग हैं, ठीक है। कॉलोनियल रूल के अंदर स्टेट बाउंड्रीज वर ड्रॉन आइदर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, वही बताया कि ब्रिटिशर्स ने प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स के बीच पे डिवीजन की थी, या डिवीजन वैसे भी हुई जैसे उनको सहूलता मिले, उन्होंने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डिवीजन कर दी। इंडिया नेवर वांटेड दिस डिवीजन, ये प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स वाला, ठीक है। इंडियन लीडर ने इन डिवीजन को क्या बोला, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स के डिवीजन को क्या बोला, आर्टिफिशियल, ठीक है। दे कॉल दिस एज आर्टिफिशियल। समझ लो, समझ रहे हो इस चीज़ को। अब देखो, हमारे लीडर्स ने सोचा कि क्यों ना हम इन स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड कर दें, मतलब कि हम स्टेट्स की बाउंड्रीज को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड कर दें। जो मराठास बोलते हैं उसको हम, जितना एरिया मराठा का बोलता है उसको हम महाराष्ट्र कह देते हैं। जो गुजराती स्पीकिंग है, जितना एरिया गुजराती बोल रहा है उसको हम गुजरात बोल देते हैं। जितना पंजाबी बोल रहा है उसको हम पंजाब बोल देते हैं, ठीक है। जो हिंदी बोल रहा है उसको हम हरियाणा बोल देते हैं, ठीक है। जो हिमाचल की लैंग्वेज बोल रहा है उसको हम हिमाचल प्रदेश बोल देते हैं, पहाड़ी लैंग्वेज इसको कहते हैं। जो तमिल वगैरह बोल रहा है उसको हम मद्रास कह देते हैं, ठीक है, जिसको आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना वाला पोर्शन, ठीक है। जो बंगाली बोल रहा है उसको हम वेस्ट बंगाल कह देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने सोचा कि हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स की बाउंड्रीज को डिवाइड कर देते हैं। बट सोच तो हमने दिया, पर फिर हमने इस आइडिया के ऊपर काम नहीं किया। क्यों काम नहीं किया? क्योंकि हमको लगा कि अगर हमने, लीडर्स को लगा कि अगर उन्होंने स्टेट की बाउंड्रीज को इसके लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, तो ये जो इंडिया की यूनिटी है ना, ये थ्रेट पे आ जाएगी। कहने का मतलब, जो ये ऑब्जेक्टिव एंड चीज़ में, ये देखो फर्स्ट स्लाइड, ये चीज़ जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू ब्रिंग द यूनिटी, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव है ये फुलफिल नहीं हो पाएगा अगर हम इन्होंने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स की बाउंड्रीज को डिवाइड कर दिया। तो ये पता है क्या करेंगे, इनको डर ये था कि लोग ना नेशन से पहले अपने स्टेट के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। बिफोर थिंकिंग अबाउट द नेशन दे विल बी गोइंग टू थिंक अबाउट देयर स्टेट, ठीक है। वो यूनिटी नहीं आ पाएगी, वो भाईचारा नहीं बन पाएगा, वो प्रेम नहीं बन पाएगा। किसके बीच में? एक गुजराती और पंजाबी के बीच में वो प्यार नहीं बन पाएगा, क्योंकि उनको तो यही रियलाइज होता जाएगा हम गुजरातीज हैं, ये पंजाबीज हैं, ये बंगालीज हैं, ये तमिल्स हैं, ठीक है। बट इनको ये कभी रियलाइज नहीं होगा कि ये सभी इंडियंस हैं, नो मैटर दे गुजराती, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिलियन, बट दे ऑल आर इंडियंस। तभी हमारे रीडर्स ने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया, किस चीज़ का, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इन्होंने ये आइडिया को छोड़ दिया। बट जब इन्होंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया तो आंध्र प्रदेश का रीजन, जो आज आंध्र प्रदेश है, वहाँ के रीजन के अंदर, मतलब कि आप कह लो इंटायर मद्रास, अब ये मद्रास कौन सा है, उस टाइम मद्रास का कौन सा एरिया था, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड केरला, ये तीन स्टेट्स को मिला के पहले एक स्टेट बनती थी, उसको हम क्या कहते थे, मद्रास। उसको क्या बोलते थे हम, मद्रास। तो वो एरिया के अंदर, मतलब कि मद्रास कंसिस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला। वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू होने लगे। उन्होंने क्या डिमांड की, क्यों प्रोटेस्ट हो रहे थे, वो कह रहे थे कि जो तेलुगु स्पीकिंग लोग थे ना, तेलुगु स्पीकिंग लोगों को मद्रास से अलग कर देना चाहिए। किससे अलग कर देना चाहिए, मद्रास से। जो लोग तेलुगु बोल रहे हैं ना इस टोटल एरिया के अंदर, ये मद्रास के अंदर, ठीक है, जो तीन स्टेट्स को मिलके बना है, कौन सी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला। अब इन तीन स्टेट्स के अंदर, मतलब कि इस टोटल एंटायर मद्रास के अंदर जो भी बंदे तेलुगु बोल रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, तेलुगु, याद रखना मेरी बातों को, उनको अलग कर देना चाहिए।
Telugu speaking people should be segregated या should be bifurcated from the Madras and they should be given a separate geographical area, और इन लोगों को अलग से geographical area दे देना चाहिए, ठीक है। और उस geographical area को क्या नाम मिला? उस geographical area को आंध्र प्रदेश का नाम दे दिया गया। समझ ला, बात को समझ पा रहे हो? Protests began in Madras, which present day consists of Andhra Pradesh, Karnataka and Kerala. The demand arose that the Telugu-speaking people should be separated from Madras province and a separate Andhra region should be established for Telugu-speaking people. बहुत गलतियाँ कर दी हैं। इस बार मैं अपनी टीम को बहुत गुस्सा करूँगी। सॉरी, आप इस चीज़ के ऊपर मत फोकस करो, जो मैं बोली हूँ उसके ऊपर फोकस करो। डिमांड यही अरोज हो गई कि तेलुगु लोग जो थे, जो तेलुगु बोलते हैं मद्रास रीजन के अंदर, उन लोगों को अलग कर दो, ठीक है, और उनको एक नया एरिया दे दो, नया जोग्राफिकल टेरिटरी दे दो, और उस जोग्राफिकल टेरिटरी का नाम आंध्र प्रदेश रख दिया। ये मूवमेंट, ये प्रोटेस्ट जारी चलते रहे, पर पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। प्रोटेस्ट चलते गए, बट वहाँ पे एक बंदे थे, ठीक है, ये देखो, थोड़े नाम अजीब है प्लीज़, श्री रामुलु, आई डोंट नो, आई एम सो सॉरी अगर मैं थोड़ा गलत भी प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो ये पर्टिकुलर बंदे थे, ये कांग्रेस के लीडर थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हो गए थे मद्रास रीजन में, तो इन्होंने ना भूख हड़ताल कर दी। इन्होंने 56 डेज तक भूख हड़ताल की और इस भूख हड़ताल की वजह से इनकी डेथ होगी, इनकी जान चलेगी। पर पंडित नेहरू के कान में जू भी नहीं सरकी, पंडित नेहरू के कान में जू भी नहीं सरकी। कैन यू इमेजिन माय डियर फ्रेंड्स, इनके कान में जू भी नहीं सरकी, इनकी डेथ होने के बावजूद भी, ठीक है, यहाँ पे डेथ होगी और वो चुपचाप बैठे हुए हैं। लोगों के अंदर गुस्सा भड़क और पैदा हुई, इतनी पैदा हो गई कि अब वो इनकी पोजीशन थी ना, पंडित नेहरू की पोजीशन के ऊपर थ्रेट था। लोग उनका रेजिग्नेशन डिमांड करने लग जाते। इतनी ज़्यादा लोगों के अंदर गुस्सा आ गया, फ्रस्ट्रेशन आ गया कि भाई यहाँ पे एक बंदे की जान चलेगी है इस प्रोटेस्ट के वजह से, इसी डिमांड के वजह से। अब भी तुम इस डिमांड को इग्नोर कर रहे हो, हाउ सिली यू कुड बी। तो लास्ट पे पंडित नेहरू को इनकी डिमांड को एक्सेप्ट करना पड़ा और क्या हुआ, दिसंबर 1952 में एक सेपरेट आंध्रा स्टेट उभर के आया। उनको देखा देखी में मैंने किया, तो अगर बड़े भैया ने फ़ोन लिया तो छोटे भैया क्यों पीछे देंगे, वो भी आईफोन देंगे, वो तो 13 देंगे, ठीक है, भैया ने प्रो दिया, मैं तो 13 दूंगा। बाकी स्टेट्स महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, वहाँ से भी डिमांड आने लग गई कि हमको रीऑर्गेनाइज करो, लैंग्वेज के बेसिस पे हमारा भी बॉर्डर को डिफाइन करो। तो फाइनली ये देखो, द फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट आंध्र स्टेट हैड लेड टू द इंक्रीज इन द डिमांड्स ऑफ द सेम डिमांड्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ इंडिया. This forced the government into appointing a state reorganization committee. जब बाकी लोगों ने, बाकी स्टेट्स ने डिमांड करनी शुरू कर दी तो गवर्नमेंट को मजबूरन एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी सेट की, एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेट किया गया। कब? 1953 में। 1953 में a state reorganization commission was set up, okay, who had submitted its report in 1956 और 1956 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया। इस रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ था? इस रिपोर्ट के अंदर ये लिखा हुआ था, डियर पार्लियामेंट, डियर संसद, डियर पंडित नेहरू, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन, तुम स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करो लैंग्वेज के बेसिस पे। भूल जाओ कि कंट्री की यूनिटी को वो थ्रेट हो जाएगा, ठीक है, या कंट्री बट जाएगा। इस चीज़ों के लिए पंडित नेहरू इस चीज़ों को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये इंडिया वाली यूनिटी भी फीलिंग नहीं समझ पाएंगे। अगर आप ये चीज़ को अभी नहीं भूले तो कहीं ये ना हो जो बड़ी मुश्किल से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैसे आयरन मैन की तरह, आयरन मैन बनकर पूरे प्रिंसली स्टेट्स को अकोमोडेट किया था अपने अंदर, कहीं ये सभी स्टेट्स इंडिया से अलग होने की डिमांड ना रेस कर दें
अगर तुमने लिंग्विस्टिक बेसिस पे इनको रीऑर्गेनाइज नहीं किया तो इंडिया ही तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डिमांड करने लग जाएंगे कि हमको इंडिया से बाहर निकालो, सक्सीड कर दो हमको इंडिया से। तो इट वॉज इम्पॉर्टेंट। उनको कमेटी ने बोला कि अभी तुम यूनिटी वाली चीज़ों को छोड़ दो। अगर तुम यूनिटी देखते रह जाओगे, यूनिटी तुमने इंडिया के अंदर बनानी है ना, अगर तुम रीऑर्गेनाइज नहीं करोगे लैंग्वेज के बेसिस पे तो इंडिया ही ख़त्म हो जाएगा। यूनिटी तो दूर की बात में है, उन्होंने सक्सीड करना शुरू कर देना है। इन्होंने कहने लग जाना है ठीक है, अगर तुम नहीं कर सकते लिंग्विस्टिक बेसिस पे, हमको अलग कर दो। वी डू नॉट वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया। हम एक अलग कंट्री बन जाएंगे। महाराष्ट्र अलग कंट्री बन जाता, गुजरात अलग, आंध्र प्रदेश अलग, तमिलनाडु अलग, तेलंगाना अलग, ऐसे ये अलग अलग कंट्रीज बन जाते। तो इस डिमांड को एक्सेप्ट किया गया। पंडित नेहरू की बात समझ आ गई और उस टाइम 1956 जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया, उसके वजह से उस टाइम 1956 में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज उभर के आई। ये डिवीजन, ये बाउंड्री सेट की गई थी ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। समझ लो। Why was a demand of the reorganization of the state on linguistic basis was opposed by the readers in the beginning? बताया आपको, अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर देते तो उनको यही था, क्या था उनको यही था कि कंट्री की यूनिटी के ऊपर डेंजर है। इट वुड इंडेंजर द यूनिटी ऑफ द कंट्री। देख लो तुम। It was felt that the linguistic state may foster separatism and create pressures the newly founded state। ठीक है, create pressures the newly founded state। क्या बोल रहे हैं ये कह रहे हैं कि अगर ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स में अगर ये बाउंड्री सेट कर देते हैं लैंग्वेज के बेसिस में ना, तो एक्चुअल में कहीं ना कहीं वही बात है, सेपरेटिज्म वाली अलग, जैसे अलग है ना, ये गुजरात है, ये पाकिस्तान, ये तो गुजराती बोल देने, ये तो पंजाबी बोल देने, ये फीलिंग आ जाती। वो वननेस वाली फीलिंग नहीं रहती। बस इतना याद रख लो। अपोज इसीलिए किया गया था, क्योंकि उनको यही था कि कंट्री की यूनिटी विल बी इन डेंजर। बी फीलिंग नहीं होगी, उनको इंडिया से प्यार नहीं रहेगा, उनको गुजराती पंजाबी गुजरातीज़ को गुजरात के साथ हो जाएगा, गुजराती स्पीकिंग वाली यूनिटी होगी, पंजाबी को पंजाबी स्पीकिंग वाली होगी, बंगाली को बंगाली स्पीकिंग वाली यूनिटी होगी। बट इनको आपस में नहीं यूनिटी होगी। गुजरात को गुजराती और पंजाबी को यूनिटी नहीं हो पाएगी। ठीक है, हमको तो इंडिया में यूनिटी चाहिए। वी वांट द ब्रदरहुड। ठीक है, वी वांट द भाईचारा, नॉट अमंग द गुजरातीज या नॉट अमंग द पंजाबीज बट अमंग देमसेल्व्स। समझो, बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ। हमको ब्रदरहुड चाहिए, भाईचारा चाहिए। ये नहीं कि गुजरातीज के बीच में भाईचारा है और पंजाबीज का अलग भाईचारा है, वेस्ट बंगालीज का अलग भाईचारा है। नहीं, भाईचारा चाहिए, पर इन सभी स्टेट्स का भाईचारा चाहिए। ठीक है, पंजाबीज का भाईचारा गुजरातीज के साथ भी हो, वेस्ट बंगालीज के साथ भी हो, सबके साथ हो। We want the brotherhood of entire nation which consisted of 14 states at that time. समझ लो। With this the chapter comes to an end. Important notification सुनते जाओ। नोटिफिकेशन यही है कि मैंने MCQs अपलोड कर दिए चैप्टर 1 चैप्टर 2 के। रात तक चैप्टर 3 के भी MCQs अपलोड हो जाएंगे बुक 1 के। बट जिन्होंने अभी तक देख रही हैं अपलोड, क्योंकि पहले ही हो गए थे, जिन्होंने देख रही हैं ये MCQs, तो प्लीज़ तुम सबके माइंड में ये चीज़ आ रही है कि ये ओसवाल या फिर एग्ज़ाम आइडिया के MCQs हैं। हाँ बिल्कुल, ये उन दोनों के ही हैं। मैंने अपनी तरफ से कुछ एड ऑन डिडक्ट नहीं किया है। क्यों? बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ये एक बेस है, बट अगर आप सोचो कि इससे करके आपका गुजारा हो जाएगा, नहीं होगा। मैं अब रोज़ 10 MCQs का क्विज आपके इंस्टा पे डालूंगी। आंसर वही बच्चे सॉल्व कर पाएंगे जिन्होंने मेरे लेक्चर्स को अच्छे से थॉरली पढ़ा है। मैंने एक एक लाइन NCERT की पढ़ाई है एंड नाउ आई हैव अ राइट टू आस्क एक एक लाइन ऑफ योर NCERT, टू आस्क ईच एंड एवरी सिंगल लाइन ऑफ योर NCERT। अब मैं क्वेश्चंस बनाऊंगी और ये आपके इंस्टा में पोस्ट करूंगी। जिन्होंने सुना होगा उनको सब आता होगा, जिन्होंने नहीं सुना होगा उनको नहीं आता होगा, वो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। बच्चे अभी भी टाइम पड़ा है,
तुम प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ो। मैं आज अपलोड करूँगी आप, और मैं खुद पर्सनली आप लोगों का परफॉर्मा चेक करूँगी कि कितने बच्चे कितना रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, और आप खुद समझ जाओगे कि आपकी कितनी तैयारी है। प्लीज़ उन वीडियोस को वॉच करो, मेरे से नहीं पढ़ना किसी और से करो, बट वो क्वेश्चन आई एम वेरी मच श्योर जिन्होंने नहीं पढ़ा ना वो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। मैंने इतने डेप्थ में पढ़ाया है तो मैं डेप्थ में ही एमसीक्यूज आपसे पूछूंगी, ऊपर से नहीं पूछूंगी। मैं आई एम टेलिंग यू, डोंट टेक दिस पेपर लीनियंटली। सीबीएसई को मत लीनियंटली मत लो, ठीक है। एमसीक्यूज को इतना हल्के में मत लो। एमसीक्यूज आर मच मोर डेंजरस एज कंपेयर टू योर लॉन्ग क्वेश्चंस। एक एक चीज़ को एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। अब मैं आपको वही बना के दिखाऊंगी। एंड आई एम टेलिंग यू बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस ना ही ओसवाल में है ना ही एग्जाम आइडिया में। आई एम चैलेंजिंग यू पीपल, यू पीपल मीन्स माई स्टूडेंट्स। आई एम चैलेंजिंग माई स्टूडेंट्स, प्लीज़ इस चीज़ को पढ़ो, मत इतना वो करो, प्लीज़ इस वीडियोस को वॉच करो। और मैं एमसीक्यूज प्लीज़ डाल रही हूँ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं सॉल्व हो रहे, गो एंड वॉच द वीडियोस, डोंट वेस्ट योर टाइम, पेपर बहुत पास में है। गॉट माई पॉइंट? ओके, ये भी अपलोड हो जाएंगे आपके नोट्स। बाय।